नमो नमः। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागतमस्ति देववाणी संस्कृत कक्षायाम। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर का पहला पार्ट। ठीक है, व्याकरण फर्स्ट पेपर ग्रामर के लिए, और सेकंड पेपर इसके बाद जब ग्रामर हमारी पूरी हो जाएगी तब फिर हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, पेपर 2। तो वर्ण परिचय, सबसे पहले वर्ण परिचय एवं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, इसमें एक श्लोक दे रखा है। ठीक है, एक बार उस श्लोक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रारंभ श्लोक से कर लेते हैं। बोलने की कोशिश कीजिएगा। नतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंचवार उद्धरतु कामो शनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसको पढ़ेंगे कैसे छंद में? नतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नवपंचवारम उद्धर्तु काम शनकादि सिद्ध एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। है ना? इसका मतलब क्या हुआ, और मतलब भी सुन लीजिए, और जो है इसका जो हम बोलते हैं, जिन वर्णों को हम बोलते हैं, इन वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, वही ये श्लोक बता रहे हैं हमें। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति में कम से कम कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति से दी हुई नहीं है। हमारी चीज़ें, हर चीज़ कहाँ से? प्रकृति से, ब्रह्मांड से। तो भाषा भी कहाँ से आई है? तो ये सुनिए आप। नृतावसाने, नृत्य की समाप्ति पर, अवसान इनसे समापन। जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं, उनका बड़ा फेमस नृत्य कौन सा? तांडव नृत्य। नटराज राजो, कौन? नटराजों के राज, अर्थात नटों के राजा। कौन? नटराज किसे बोलते हैं? भगवान शिव को। ठीक है, ननाद ढक्कम नवपंचवारम। ननाद बजाया, ध्वनि की, ढक्कम डमरू, कितनी बार? 9 पंचवार, 9 और 5 बार। 9 और 5 को जोड़ दीजिए, अर्थात 14 बार। नृत्य के समाप्त होने पर भगवान शिव ने अपना डमरू 14 बार अपना डमरू बजाया। क्यों? उद्धरतु कामा। ठीक है, उद्धरतु कामा किनको? सिद्ध, सनकादि सिद्ध, सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए, और सिद्ध, सनक आदि सिद्ध और वर्णमाला की सिद्धि की, भाषा की उत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति की इच्छा से 14 बार शिव जी ने क्या बजाया? डमरू बजाया। उसी डमरू से क्या हुआ? शिवसूत्र जालम, यह सारा शिव सूत्रों का समूह प्रकट हुआ, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो ध्वनियाँ कहाँ से निकली हैं? शंकर के, शिव के डमरू से। वैसे आपने हिंदी में भी पढ़ाई होगा ये सामान्य सा वर्ण परिचय। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण नोट कीजिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सकें, उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की उस सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अक्षर का मतलब भी क्या होता है? जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षय ना हो, वही अक्षर है ना। तो वो कौन कौन से हैं? स्वर व्यंजन। क्या क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वोवेल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवेल्स। ठीक है, स्वर। तो स्वर कौन से होता है? मूल स्वर आपने पढ़े होंगे हिंदी में 13। ठीक है, परंतु मूल जो स्वर होते हैं, ऐसे स्वर जो संस्कृत में माने गए, वो 9 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री,
री, ए, ओ, ऐ, औ, ये। ठीक है, आपने वैसे याद किए होंगे क्योंकि सूत्रों में ऐसे ही आएंगे, मैंने इसलिए ऐसे ही लिखे हैं। ठीक है, वहाँ बढ़ जाते हैं चार, वही ह्रस्व हो जाता है, किसी को संयुक्त हो जाते हैं, मिश्रित हो जाके फिर सामान्य तौर पर हिंदी में तिहरे बन जाते हैं। पर जो वैसे संस्कृत में स्वर पूछे जाएं कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 9 स्वर हैं। और उसमें से भी जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं, वो 5। ठीक है, अ, ई, उ, री, री, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर बोल देते हैं, है ना। अब इनके 3 भाग हो जाएंगे, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ बड़ा, और प्लुत उससे भी बड़ा। ह्रस्व के लिए लिखे ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कैसे स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ में आएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, संयुक्त आ जाएंगे ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, ए, ओ, ऐ, औ, ये संयुक्त हैं। ये 2 अक्षरों को 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री और ए, ओ, ऐ, औ, ये हो गए दीर्घ। अब प्लुत किसे कहेंगे, दीर्घ की परिभाषा लिखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है संस्कृत में प्लुत स्वर। कौन सा स्वर, प्लुत। 3 स्वर होते हैं, लिख लीजिएगा। एक होगा ह्रस्व, ठीक, एक होगा दीर्घ, और एक हो जाएगा हमारा प्लुत। तो ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्राओं का समय, प्लुत में 3 मात्राओं का समय। ठीक है, अब प्लुत को लिखना कैसे पड़ता है, प्लुत स्वर की पहचान होगी, जैसे आपने अ लिखा, ठीक, इसके आगे आपने 3 का साइन देना है, इसके आगे आपने 3 लिखा है, तो हमने जैसे लिखा र लिखा, ठीक, इसमें 3 का साइन दे, प्लुत, सॉरी रो कह रहा हूँ, ई लिखा, ई, आगे हमने 3 का निशान बना दिया, हिंदी में 3 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये प्लुत स्वर है, और इसको उच्चारण खींच के करना पड़ेगा हमें। जैसे ई, पहले तो हम बोलेंगे ह्रस्व को क्या बोलेंगे, ई, क्या बोलेंगे, खाली साधारण 1 मात्रा ई। अब ह्रस्व से फिर हमारी भी दीर्घ, फिर हमने क्या बोलेंगे, ई, ई, ई। अब इसको क्या बोलेंगे, जो प्लुत हो गया, ई, 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 3 मात्राओं का। हरे कृष्ण, यहाँ आओ, आओ, ये दीर्घ, आओ, प्लुत, आ में प्लुत। ठीक है, यही स्वरों के भेद भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, वहाँ 3 प्रकारों में आप डाल लीजिएगा ह्रस्व स्वर, ठीक, दूसरा डालिए दीर्घ स्वर, और तीसरा डालिए प्लुत स्वर। समझ गए, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगर ये वाइवा में भी आ जाए या MCQ में आ सकता है, निम्न से दीर्घ स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें। ये तो हो गए स्वर। अब आगे फिर पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, नासिक, अनुनासिक, अनुनुनासिक के हिसाब से, और फिर ये बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल इतना ही आपको देखना, स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यंजन में। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर है, चाहे आप ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनका आप वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें। और स्वर कहते किसे हैं, लिख लो, स्वर किसे कहते हैं,
जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, किसकी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, यानी कि इसके लिए सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनकी स्वयं की सत्ता है, जिनका अपना स्वयं का उच्चारण है, जिनको उच्चारण बोलते समय हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हीं को हम स्वर बोलते हैं। इसके लिए स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए, जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जा सकते हैं, उन्हीं को स्वर कहते हैं। अब कोई भी परिभाषा आपको जो समझ में आए वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये सब बता दिए हैं। अब व्यंजन देख लीजिए। व्यंजन आपने सामने पढ़े होंगे, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श श ष ह। ठीक है, अब लिखिए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की मदद मांगनी पड़ जाए, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ जाए, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन क्या है आपने पढ़े हैं, सबने पढ़े होंगे, क ख ग घ ङ। ठीक, ऐसे च छ ज झ यहाँ सब क्या होंगे? हलंत होंगे। शुद्ध व्यंजन जो होगा वो हलंत वाला होगा, क्योंकि उसमें स्वर नहीं है, और जब उसको उच्चारण करना होगा इसलिए हमें फिर स्वरों की आवश्यकता होगी। अब इस स्वर युक्त क लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, अब इसमें हलंत नहीं होगा, इसका मतलब इसमें इस क में अ जुड़ा हुआ है, ये स्वर से युक्त क है, और ये वाले जो नीचे लिखे हैं ये सब स्वरों से भिन्न है, स्वर विहीन है। समझ गए? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक, य व र ल स श श ष ह। छत्र, इनको क्षत्रज्ञ, इनको संस्कृत में वैसे नहीं मिलाया जाता क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आपस के संयोग से ही बन जाते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, तो उसी प्रकार विसर्ग भी, ये व्यंजन भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, मैं तो सब आपको आता ही है। अब इनको 3 प्रकार के होते हैं तो इनका वो देख लो आप, कौन कौन से होते हैं। एक स्पर्श स्वर, स्वर से व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श। ये कहाँ से होंगे? ये होते हैं क से म तक, यानी कि 5वां वर्ग। ठीक है, हर वर्ग का पहला अक्षर जो होता है वो, जैसे क है, क वर्ग क ख ग घ ङ, इसमें ऊ की मात्रा है कु। कु कहने का मतलब हो गया क वर्ग के सारे वर्ण आ जाएंगे, क ख ख आ जाएगा, ग घ ङ, ये सब आ गए इसमें। तो एक वर्ण कहा कु, उससे हमें ज्ञात हो गया क ख ग घ ङ। तो ये 5 वर्ग कु चु टू तू पू, ये 5 वर्ग होते हैं। किसी ने चू कहा तो इसका मतलब ये च वर्ग पूरा, च छ ज झ य। टू का कहने का मतलब ट ठ ड ढ ण। तो का तू कहने का मतलब त थ द ध न। पू कहने का मतलब प फ ब भ म। तो क से म तक के जितने वर्ण बनेंगे ये सब कहाँ बनेंगे? इनको क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन एक, क से म तक। दूसरे होंगे अंतस्थ। कौन से होंगे? अंतस्थ।
ठीक है। अंतस्थ क्या होंगे? य, व, र और ल। ठीक है, य व र ल, ये व है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्या है? व। ठीक है ना, य र ल व, ये व, इनको कहेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। वहाँ स्वर थे 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। यहाँ व्यंजन है, व्यंजन भी 3 प्रकार के, ह्रस्व, अंतस्थ और ऊष्म। तीसरा कौन सा होगा? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में आएंगे श, श, श और ह। ठीक है, ऊष्म में आएंगे स, स, ह। इन्हें नोट कर लीजिए। प्रश्न आ जाएगा निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आपको ये याद होने चाहिए कि कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है। ये अच्छे से याद आ जाए, होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, जिसलिए हम श्लोक की बात जहां हम कर रहे थे। ठीक है, जहां हम श्लोक की बात कर रहे थे, जिसलिए हमने श्लोक पढ़ा था। तो शंकर जी ने जब डमरू बजाया 14 बार, तो पहली बार जो डमरू बजाया उसमें से जो ध्वनियां निकली वो ध्वनियां हैं ये वाली। क्या है? अ, ई, उ, ण। जब ऐसे डमरू बजाया, आई उण, कैसे निकला? आई उण, ऐ उण री लृ ए औं ऐ औ छै वरट लण यम गण नम झबै गण दस जब गण दस ख फ छ ठ थ चट थ कपाई स स हल। ऐसे डमरू बजाया तो ये ध्वनियां निकली। उन ध्वनियों को ही महर्षि पाणिनि ने आधार बना करके पूरा अष्टाध्यायी रच डाला। कौन सा ग्रंथ लिख डाला? अष्टाध्यायी। वहीं से ग्रामर चला है। ठीक है, अष्टाध्यायी लिख डाला, अष्टाध्यायी। रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय हैं। ठीक है, और प्रत्येक अध्याय में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। तो कितने चरण हो गए? तो 32 चरण हो गए। ठीक है, चलिए, तो पहला कौन सा निकला? पहला निकला ऐ उण। यहां देखिए आप, अ, ई, उण, अ, ई, उण। बोलेगा अ, ई, उ, ण, ऐ उण। उच्चारण भी करना आपको जरूरी है, भाषा बोलने से ही आएगी। और दूसरे कंठस्थ भी बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपका पूरा ग्रामर खराब हो जाएगा, ये सोच के चलिए। इसमें बहुत कुछ छुपा है। ठीक है, पहला हो गया अ, ई, उण। दूसरा बोले री लृक, इसको बोले री लृक, री लृक। ठीक है, क्योंकि अंत में व्यंजन है, हलंत है, तो उसके उच्चारण में तो बहुत कम समय लगना चाहिए। री लृक, री लृक। तीसरा है ए ओंग। कौन सा है? ए ओंग, ए ओंग। कैसे बोला है? ए ओंग, ओ है वो, ए ओंग। ठीक है, चौथा है ऐ औच, ऐ औ, ऐ औ, ए ओ ऐ औ। ठीक है, ऐ औच। पांचवा निकला ह, य, व, र, ट, ह, य, व, र, ट। इन्हें इस क्रम में पाणिनि ने सजा दिया। हई वरट क्यों सूत्र बना दे? क्योंकि याद करने में सरल हो जाए। हई वरट। छठा है लण, छठा लण। ठीक है, सातवें है यमगणनम, यमगणनम। क्या है? यमगणनम, यमगणनम। फिर ये य च वर्ग का है, म प वर्ग का, अंग क वर्ग का, अण ट वर्ग का, न त वर्ग का, म प वर्ग का, यमगणनम। ये सारी कहाँ की ध्वनियाँ हैं? नासिका की। यमगणनम। आठवां है झभें। कौन सा है? झभें, झभें, झभें। ठीक है, झभयं, झभें।
आगे चलिए। नवा झभय, घड़धस, घ ढ ध, ठीक। क ख ग सब क्या है, चौथे अक्षर। घ क ख घ, क ख ग घ, यहाँ ट ठ ड ढ, ठीक। यहाँ त थ द ध। घड़धस, घड़ धस। फिर है जब गणदस, जब गणदस, जब गणदस, जब गणदस। इसमें कौन से हैं, वर्ग के तीसरे। च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। जब गणदस। फिर अगला है ख फ छ ठ थ चटतौ, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ त चटतौ। अगला सरल है कपय, कफय। फिर है श, फिर है स, श, श, र। तीन स हैं, तीनों का उच्चारण अलग अलग स्थान से होगा। या आगे आपको उच्चारण स्थान में पढ़ाएंगे अलग अलग स्थान से, ठीक है। पहला श, श, स, र, सर। और अगला है हल। लास्ट सूत्र कौन सा है, हल, ठीक है। अब यहां से समझिए एक और बात, वो आपको समझा देते हैं। ऐ उण, एक मिनट। ऐ उण एक, ऐ उण, री रिक, ए ओंग, ऐ औच। ये चार सूत्र जो हैं ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वर। इन चार सूत्रों में सारे स्वर आ गए। ये नहीं इंग्लिश की तरह की छांटने पड़ेंगे ए ई आई ओ यू, पहले ही शुद्ध चार जो है वो स्वर हैं। अब इनमें जो अंत का वर्ण है, ये जो अंत में वर्ण है, जैसे इसमें अण है, इसमें अंग है, इसमें क है, इसमें च है, ये सब अंत में है और हलंत हैं, इसलिए इनकी इस संज्ञा हो जाएगी और इनका लोप हो जाएगा, ठीक। ये इसमें जब प्रत्याहार बनाएंगे तो इनकी गणना नहीं होगी, वो आगे आपको बताएंगे। फिर इनकी गणना उनमें नहीं होगी। तो ये चार सूत्र कौन से हैं, जिनमें सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है, सारे स्वर इनमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, देखो इसमें से हम तीन लेंगे, क्योंकि लास्ट का इस संज्ञक है, उसको लेंगे नहीं, तो इसमें से हम लेंगे अ, ई, उ, ठीक। रील रिक में से दो लेंगे, री और लिरी, ठीक। क क्या होगा, इस संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। इसमें से लेंगे हम ए ओ, ए ओ। इसमें से लेंगे हम ऐ औ, ऐ औ। ये जो अंत का वर्ण है इस संज्ञा हो गया, लोप भी हो जाएगा, और ये केवल सूत्र की पूर्ति करने के लिए उच्चारण की दृष्टि से रखा गया है, ताकि अ ई उ सूत्र नहीं बन रहा है, आई उण एक सूत्र बन गया, बढ़िया याद करने के लिए। तो ये देखिए सारे इसमें स्वर आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोई पूछे स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, तो 9 स्वर होते हैं, ठीक। अब यहाँ कहाँ से शुरू करें, हम अ से शुरू करें और यहाँ च तक जाएं। तो इसको जब हम लेंगे तो प्रत्येक सूत्र जो शुरू का वर्ण है वो, और अब मैंने कहा अच, ठीक है, अच, अच। ऐसे प्रत्याहार भी बनाना थोड़ा बता दे रहा हूँ, अच। अब अ में, अच में पहला अ है और च इसका लास्ट का इस संज्ञक है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक के लास्ट वर्ण को छोड़ देंगे, जहाँ च आएगा वहाँ तक हम बना लेंगे। अब अ से शुरू हुआ, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। अब आगे च आ जा रहा, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण स्वरों को हम अच भी बोल देते हैं। कहीं अच आ जाए, ऐसा लिखा हो अच लिखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच मीन्स स्वर, स्वर लिखिए कह रहा हो। कहीं लिखा है अच वर्ण आने पर, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अच वर्ण आने का मतलब है कि स्वर वर्ण आने पर, ठीक है। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ गए, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उसमें से भी दूसरी बात सुनिए। ये तो हो गए स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर बराबर हमने कहा 9, स्वर बराबर 9, ठीक। परंतु उसमें से भी यदि शुद्ध स्वर की बात हो कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो भैया शुद्ध स्वर आएंगे अक में। किस में आएंगे? अक में। अक में शुद्ध स्वर अक में आएंगे। अब अक को प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो अ शुरू करा अ से, ई, ऊ, अणे हलंत है छोड़ देंगे, री और एक आ जाएगा लिरी। अ, ई, ऊ, रील, री, ये 5 शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, ये 5 शुद्ध स्वर हैं। तो प्रश्न बन गया शुद्ध स्वर कितने होते हैं? बराबर 5। स्वर कितने होते हैं? बराबर 9। बात समझ में आई? शुद्ध स्वर की जहाँ बात होगी वहाँ 5 आंसर होगा, जहाँ स्वरों की बात होगी वहाँ पर 9 आंसर होगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतने? क्योंकि ये हमें प्रत्याहार बनाने में सहायता देते हैं। ठीक है, प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण करना। देखिए जैसे उन्होंने कहा है अच प्रत्याहार। प्रत्याहार का नाम क्या है? अच। ठीक है, वो आगे आएगा, संज्ञा सूत्र आएंगे, उनमें आदि अंतेन संहिता है सूत्र आता है, वो इसको बताता है, विधान करता है कि कैसे प्रत्याहार बनाना है। अच कहा तो हमने अय उण, ठीक, अ अंत्यकालीन नहीं तो क्या करा? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, सभी स्वर आ गए। अच में सभी स्वर आ गए। हल कहा जाए तो हल मीन्स व्यंजन को एक का दूसरा नाम हल है। हल का क्या होता है कि देखिए, हल जब हम बनाने जाएंगे तो हमने कहा अच बनाना है, अच बनाना था तो इस अ से शुरू किया हमने, ठीक है, इस च तक गए, अच प्रत्याहार बन गया। अब ऐसे किसी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, यण प्रत्याहार बनाओ। कौन सा प्रत्याहार? यण। यण तो ये जो हई वरट का य है, ये वाला, ठीक है, इस य से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे, ल तक जाएंगे, क्योंकि अंतिम वर्ण तो इस संज्ञक है और जो इस संज्ञा हो जाती है उसका तस्य लोप ऐसे लोप हो जाता है, तो ये चलेगा नहीं। तो यण कहा तो हमने हई वरट के य से लिया और लण के ल तक ले गए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हल कहते हैं, ठीक है, हल, इसे समझ लीजिए, यहाँ ह से शुरू करेंगे, यहाँ से चलते चलते ल से पहले जो ह है, हल, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो सारे व्यंजन किस में आ जाएंगे? हल प्रत्याहार में। ह य व र ल यम गण न झ भ गण द जब गण द ख फ छ ट छ ज त क प स श श ह, सारे हल प्रत्याहार आ जाते हैं। ये ह वर्ण 2 बार रिपीट होता है। ठीक है, ह वर्ण 2 बार आया है। अगर प्रश्न कहीं से आ जाए कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार गिना गया है, तो कहाँ कौन सा गिना गया है? ह गिना गया है। ठीक है, वो ह है। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके आप प्रत्याहारों की सिद्धि कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें वैसे हम करें, ये जो वर्ण है 5 7वां यमगणनम, ये अनुनासिक वर्ण सारे आ गए इसमें, अनुनासिक वर्ण। ठीक है, इनको जब हम बोलेंगे तो मुंह के साथ साथ नासिका का भी उच्चारण प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें एक बार और पढ़ लीजिए, अच्छे से याद होने चाहिए, इनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐ उण बोलेगा री रिक, बोलेगा ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़ धस, घड़ धस, जब गण दस, जब गण दस, घड़ दस, जब गण दस, ख फ छ ठ छ, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, चटतव, कपय सससर हल। अब याद कैसे होने हैं?
ऐ उन रेली के होंगे यो छरोट लणे हम गणनम झवे गणदस जब गणदस खप छट आता चटता का पैसा ससर हल। इस स्पीड में आपको जब याद हो जाए तो समझना आपको याद है। ठीक है, तो प्रत्याहार बनाने के मतलब का मतलब प्रत्याहार बनाना जो है आदि का वर्ण लेना है और जो इस संज्ञक वर्ण है जहां पर वो एंड का वर्ण आ जाए, ये तो इस संज्ञा का हलंत है इसलिए इसको हमें नहीं लिखना होगा। इससे इस वर्ण से शुरू करके इस वर्ण के बीच तक जितने वर्ण होंगे वो उस प्रत्याहार में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये नहीं कहना है कि से आ ई उ री री ऐसा नहीं कहना। हमने कहा अच्छा आपको क्या समझना है, अ ई उ री री हैं, ए ओ ऐ औ सब समझ जाना है। शॉर्ट फॉर्मूले हैं, है ना। जैसे साइंस में फॉर्मूला लगता है वैसे फॉर्मूले व्याकरण में भी लगते हैं संस्कृत व्याकरण में। बात समझ में आ गई। ये बात होगी आपकी माहेश्वर सूत्र और वर्ण परिचय। बाकी प्रत्याहार की किसी को आवश्यकता है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अक प्रत्याहार है अ ई उ री री। ठीक है, इन प्रत्याहार है ई उ री री ए ओ ऐ ओ ह य व र ल, क्योंकि लण के आगे अण आ जाएगा, इससे पहले उसको रोक देना है। ठीक है, ठीक है, फिर आज की कक्षा यहीं तक, फिर दोबारा से मिलते हैं अगली कक्षा में संज्ञा प्रकरण को लेकर के। ठीक है, नमो नमः। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, हरिओम।